29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसके लिए कांग्रेस के साथी प्रवक्ता लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे कि यहाँ ऐसा होगा, वहां वैसा होगा, पर हम जब भी बात करते थे तो हम ऑथेंटिक बात करते थे और ये दावा कोरा दावा नहीं था। हम लोग यथार्थ में जमीनी स्तर पर काम करता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे काम करता, उसके आधार पर ही हमने ये दावा किया था और निश्चित तौर पर उस पर हम खरे उतरे हैं। 29 की 29 सीट आज भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और देश में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। निश्चित तौर पर भारत अब और आगे प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है डॉक्टर राम पंडित जी, बीजेपी का विश्वास है कि 29 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी। हालांकि ये तो रुझान है, थोड़ी देर में स्थिति और स्पष्ट होगी। तो कांग्रेस इन रुझानों को किस तरह से देखती है? 400 पार की बात हुई थी, अब 29 पर ही आ गए। और जहां तक मैं ये रुझान देख रहा हूँ अलग अलग चैनल को यदि मैं समराइज करूँ तो एनडीए और इंडिया लगभग बराबर चल रहा है जी। और यूपी में तो आपने सारे ड्रामे कर दिए थे। यूपी तो एक्चुअल में आपकी लैब था। जो भी आपने भाषण दिए या मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, मंगलसूत्र का किया, सबसे ज्यादा प्रभाव तो यूपी में होना चाहिए था। और यूपी में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। यहाँ तक कि मोदी जी ने जिनको हारने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया था, जो मोदी जी की सबसे खास है स्मृति ईरानी जी, वो पीछे चल रही है। मोदी जी की जो सबसे खास है ब्रजभूषण सिंह, जिनके लिए मोदी जी ने बिल्कुल कुछ भी हो जाए ब्रजभूषण को नहीं हटाऊंगा, उनका बेटा पीछे चल रहा है। और स्वयं मोदी जी कभी आगे चल रहे हैं कभी पीछे चल रहे हैं। मोदी जी का स्वयं का आगे पीछे ही चलना ये साबित करता है कि आपकी बातों को व्यापक स्तर पर जनता ने नकार दिया है। इंडिया गठबंधन अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल हुआ है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हम मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव 5-5 लाख 4-4 लाख वोटों से हारे थे और मुझे उम्मीद है मध्य प्रदेश में कुछ सीट हम जीतेंगे। और जो हार का अंतर 5 लाख था वो हो सकता है 25,000 रह जाए या हम काफी ज्यादा सीटों पर जीत जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हार जीत का जो विशाल अंतर था उसमें जरूर कमी आएगी। तो जिस तरह से एग्जिट पोल बताए जा रहे थे और एग्जिट पोल के माध्यम से मीडिया पर, प्रशासन पर, जनता पर, बूथ एजेंट पर, सब पर दबाव डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो सब एक्सपोज हो चुका है। 150 चुनाव अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा फोन करना ये एक्सपोज हो चुका है। महाराष्ट्र में लगभग सभी सीट एनडीए गठबंधन को बता रहे थे। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा है। यूपी में एनडीए गठबंधन को आगे बता रहे थे। यदि हम बात करें 28 प्रदेशों में तो जो एग्जिट पोल आए हैं वो 2-3 प्रदेश के लिए ठीक से लग रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, 1-2 जगह और मान लीजिए। अदरवाइज 20 से 22 प्रदेशों में एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं। और हम यही बात कर रहे थे कि नाई कितने बाल 4 जून को सब सामने आ जाएगा। तो मैं जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं फंसे, आप इनकी झूठी राजनीति के चक्कर में नहीं फंसे, आप तानाशाही के चक्कर में नहीं फंसे। आपने महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सबको ध्यान में रखा। चंदे के धंधे के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया वो जनता ने पूरा दिमाग में रखा। अजीत पवार का 72,000 करोड़ रुपया जो माफ किया उसे जनता ने ध्यान में रखा। अशोक चौहान का आदर्श घोटाला उसको जनता ने दिमाग में रखा। तो मोदी जी ने चुनाव प्रचार में कहा भी कि पहले लोग भ्रष्टाचारियों से दूर रहते थे, आज भ्रष्टाचारियों के साथ मंच शेयर करते हैं। तो मोदी जी ने तो भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों दोनों के साथ मंच शेयर किया और दोनों के लिए ये कहा इनको जिताओगे तो मैं मजबूत होऊंगा। तो ये जनता ने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आईना दिखाया है। और कांग्रेस पार्टी की सीट तो डबल से भी ज्यादा हो रही है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी करीब 9-10% बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या देख पा रहे हैं डॉक्टर राम पांडे जी? बताए जा रहे हैं जी, मध्य प्रदेश में क्या मानकर चल रहे हैं? जी, प्रदेश में अभी जो प्रदेश में रुझान आ रहे हैं वो
जीरो के बताए जा रहे हैं कुछ चैनल आरो पर, राजेंद्र जैसे जी, फिर डीवी से आपका लाइव रुक पर मैं करूंगा देख रहा था जी। तो वहां 29-3 बताए जा रहे थे। हाँ। तो 0 से 1, 2, 3, 4 तक सीटें अभी भी जी। मध्य प्रदेश में बताई जा रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हार जीत का अंतर पिछली बार लाखों में था। जी। इसलिए हार जीत का जो प्रतिशत है, हार जीत का जो मार्जिन है, वो कम होगा और मध्य प्रदेश में 5-7 सीट हम फिर भी जीत सकते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, अब जवाब दें, जीत भी गई पार्टी अगर, तो हार का जो मार्जिन है वो काफी कम अंतर से होगा। देखिए राम भाई को मैं बता दूं कि जी। इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज आप देख लेना, जिस समय शाम को परिणाम आएगा आप देख लीजिएगा, पिछली लोकसभा चुनाव से अब होके परसेंटेज मिलेगा। लगभग मुझे उम्मीद है 60% के आसपास वोट मिलना चाहिए। क्योंकि राम भाई को एक विद्वान आदमी है, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की बात, इन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली के मतदाताओं ने भ्रष्टाचारियों को क्या सबक सिखाया, पश्चिम बंगाल में क्या हालात हुई है, आपकी पार्टियां थी, आपके इंडिया गठबंधन की पार्टियां, सिर्फ उन जगहों पर मैं मानता हूं, स्वीकार करना सीखिए राम भाई, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि वहां कास्टिज्म ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। महाराष्ट्र की बात है तो हम ये तीनों जगह अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। आप कह रहे हो कि परिणाम आज भी देखिए 300 से ऊपर जा रही है एनडीए, बीजेपी इंडिविजुअल 250 के आसपास है, तो हमारा प्रदर्शन कहीं गिरा नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हो कि मध्य प्रदेश की अपन बात करें, तो मध्य प्रदेश में आपके कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम बड़े नेताओं के क्षेत्रों में क्या हालात है जी। आप एक सीट वो भी नहीं बचा पा रहे हो, तो आप क्या बात कर रहे हो कि मतदाता ने, मैं तो आभारी हूं आपकी और मेरी बात में एक कॉमन बात है कि मैं मध्य प्रदेश के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं का भी आभारी हूं, जिन्होंने सही नेतृत्व को चुना है। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस में ना नीति है, ना रीति है, ना नेतृत्व है, इसलिए कमलनाथ जी का गढ़ भी ढह रहा है। दिग्विजय सिंह अपने गृहनगर में बुरी स्थिति में है, और जो वोट परसेंटेज की बात करें, कांग्रेस ने नोटा को वोट देने को कहा था कि जितने कांग्रेसी वोट देंगे, इससे समझ लीजिए कि इंदौर में कितना कांग्रेस को वोट मिलता। ठीक है अनिल जी, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या देख पा रहे हैं, स्थिति थोड़ी सी उलट यहां पर दिख रही है, तो क्या जातिगत समीकरण ही वजह है या फिर कुछ और मुद्दे जिसे कांग्रेस लगातार अपने कैंपेन्स में उठा रही थी उसका जनता पर प्रभाव हुआ है? देखिए, जनादेश जो मिल रहा है जी, उसमें सबसे पहली बात यह है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है, विपक्ष भी कमजोर नहीं है और जो जिसको ज़्यादा मिल रहे हैं वो भी कमजोर नहीं है। एक अच्छा लोकतंत्र के लिए हिसाब से अच्छा है। अब रहा यूपी का, जी। यूपी में तो क्या हुआ है कि चूंकि वहाँ पर रामचंद्र जी वाला जो फैक्टर है वो कम काम आया है, वो 1 लाख रुपए वाला जो महिला वाला मामला है वो यूपी में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। और जिस तरीके से आखिरी में जाकर जो हिंदू मुस्लिम पे जाके मामला टिक गया था जी, उससे ये हुआ है कि हिंदू वोट तो निकला नहीं, वोट परसेंटेज इतना कम था, लेकिन इस चक्कर में हिंदू मुसलमान के चक्कर में मुसलमान वोट लिटरली निकला और उसने जाके मतदान किया भाजपा के खिलाफ में। तो वो सारी चीजें यूपी में इनके विपक्ष के लोगों को मदद मिली है। अब रहा सवाल कि वहां पर जैसे योगी जी के जो कार्यक्रम थे जी, उसमें से जैसे स्मृति ईरानी का हारना, स्मृति ईरानी का हारना भी बड़ बोलेपन के कारण हुआ है। वो जो उसके खिलाफ था स्मृति ईरानी के, वो बहुत कूलली काम कर रहा था और उसने वो काम किया। तो 1 लाख रुपए वाला मामला और हिंदू मुस्लिम मामले को लेकर यूपी की हार हो रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है अनिल जी? 27 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी थे। कितनी एक जो अनुमानित सीटें हैं, क्योंकि जो अभी तक के ट्रेंड आए हैं उसके हिसाब से 28 से 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिख रही है, तो क्या इस बार जो कांग्रेस के परंपरागत गढ़ थे, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें या राजगढ़ से जैसे दिग्विजय सिंह चुनाव में उतरे काफी समय के बाद, तो क्या ये भी इस बार नहीं बच पाएंगे? देखिए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार है शायद छिंदवाड़ा का कमलनाथ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हुई है, ये कमलनाथ को स्वीकार करना चाहिए। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी बिखरी हुई है
कि वो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कमलनाथ अलग हैं, दिग्विजय सिंह अलग हैं। इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रहा सवाल दिग्विजय सिंह का, दिग्विजय सिंह की भी बड़बोलापन, वो जिस तरीके से एक पक्ष को लेकर काफ़ी कटाक्ष करते हैं तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक उनसे दूर हो जाता है। इस चीज़ को वो समझे नहीं। इसमें सबसे बढ़िया अगर जनादेश है तो सिंधिया जी का है जी, गुना वो गुना वाला, ना वो इधर बोलते थे ना इधर बोलते थे। वो विकास की बात करते थे तो उनको, पिछली बार वो हार गए थे लेकिन इस बार वो काफ़ी अच्छे मतों से आगे जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो सीनियर पॉलिटिशियन है, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जैसे इनको अपना बड़बोलापन पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। जिस तरीके से कमलनाथ भी कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिखे पिछले 2 इलेक्शनों में, और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे बोल बच्चन किए कि जनता को लगा कि अब ये उस लेवल के नेता नहीं हैं। तो ये भी एक उनका फैक्टर हो सकता है। और अभी तो रुझान आना बाकी हैं। छिंदवाड़ा से तो हो सकता है कि वो कवर भी कर लें जी, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह का पक्का है कि वो नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक अपडेट इस बीच हम दर्शकों को दे दें। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ फिर से पीछे हो गए हैं, विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया इस रुझान पर, क्या मानते हैं कि छिंदवाड़ा इस बार बचा पाएगी कांग्रेस? जो भी है, पार्टी ने जबरदस्त मेहनत की है जी। पार्टी में पूरी तरह से एकता है। पार्टी के बारे में जो भी कहा जाता है उल्टा सीधा गुटबाजी, बड़बोलापन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं वो बात करते हैं। यूपी के बारे में कहा कि केवल मुसलमानों के कारण विपक्षी गठबंधन आ गए। यूपी में मुसलमानों की जनसंख्या 15% है, तो आप वहां मुसलमानों को भी गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं। हिंदुओं ने भी विपक्ष को वोट दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है, और आप दोनों का अपमान कर रहे हैं। हिंदुस्तान में केवल कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। अदरवाइज शायद ही कोई ऐसी सीट है हिंदुस्तान के अंदर जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो। शायद हैदराबाद हो तो हो, अदरवाइज कश्मीर के अलावा मतलब हिंदुस्तान में आप 5-7 सीटें छोड़ दीजिए, उसमें से कहीं भी मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा नहीं है। और विपक्ष पर आप हमेशा यही तुष्टीकरण का, मुस्लिम का आरोप लगाते हैं, तो आप ये हिंदुओं का भी अपमान करते हैं और मुसलमानों का भी अपमान करते हैं। हमारे लिए हिंदू भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुसलमान भी महत्वपूर्ण है। यदि स्मृति ईरानी पीछे चल रही है तो आप हिंदुओं को गाली मत दीजिए। यदि विष्णु ब्रजभूषण का लड़का पीछे चल रहा है तो आप हिंदुओं को गाली मत दीजिए। यदि रायबरेली से राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं तो आप हिंदुओं को गाली मत दीजिए। तो हिंदुओं को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, जो भारतीय जनता पार्टी के खेपे के लोग होते हैं, उनका ये डायलॉग बन गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मैंने शुरू में ही कहा था कि मध्य प्रदेश में मार्जिन ज्यादा था। जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ऐसा कौन सा नेता है मध्य प्रदेश में जिसने काम नहीं किया हो और सबने बराबर से मीटिंग ना ली हो, सबने साथ ना चले हो, चाहे वो हमारे उमंग सिंगार हो, एक एक सीट पर सबने मिलजुल कर काम किया है। लेकिन उमा भारती यदि अलग जा रही है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जयवान सिंह पवैया अलग जा रहे हैं तो सब लोग चुप है। अनु मिश्रा अलग जा रहे हैं तो सब चुप है। प्रभात झा अलग जा रहे हैं, चुप है। भारतीय जनता पार्टी में 25 गुट है। पुरानी भाजपा अलग है, नई भाजपा अलग है। मध्य प्रदेश में तो पुरानी भाजपा ने काम नहीं किया है। नई भाजपा के जो विपक्ष के नेता हैं वो सब मुझे टीवी पर दिखाई देते हैं। कई प्रवक्ता जो कांग्रेस से बीजेपी में गए वो मुझे दिखाई देते हैं। तो पुरानी भाजपा को खत्म कर दिया गया है। जो नई भाजपा, जो खरीदी गई भाजपा है, आयतित भाजपा है, उसने भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया है। तो सबसे बड़ी गुटबाजी तो मध्य प्रदेश में पुरानी भाजपा और नई भाजपा में है। ध्रुवीकरण का असर मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ है, उसका भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो हमारा प्रयास रहता है एकता में, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है वैमनस्यता में। तो भारतीय जनता पार्टी का वैमनस्यता का वोट ज्यादा बढ़ रहा है, हमारा एकता का वोट कम हो रहा है। लेकिन एकता का वोट बढ़ना चाहिए, प्रेम का वोट बढ़ना चाहिए, नफरत का वोट कम होना चाहिए, मुद्दों का वोट बढ़ना चाहिए, मुजरा मटन का वोट कम होना चाहिए। तो यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारती है तो ये मान के चलिए कि न्याय हार रहा है, सत्य हार रहा है, डर की जीत हो रही है, तानाशाही की जीत हो रही है। ये मध्य प्रदेश के साथ गलत हो रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीट आना अति आवश्यक है। यदि कांग्रेस की सीट नहीं आती है तो ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा होगा। ये जनता के साथ धोखा होगा कि राजेंद्र जी जवाब दें, अगर कांग्रेस हारती है तो न्याय मध्य प्रदेश में हार जाएगा, कह रहे हैं डॉक्टर राम पांडे जी।
आदरणीय राम पांडे साहब से मैं पूछना चाहता हूं, अभी वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के सारे नेताओं ने बड़ी मेहनत की है। जरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने विधानसभा के समय भी ये कहा था, पूर्व में भी कहा कि मैं जहां जाता हूं बोलता हूं वोट कम हो जाती है इसलिए मैं प्रचार नहीं करता हूं। इस बार उनकी खुद की लोकसभा के अलावा कितनी लोकसभा में गए, जरा रिकॉर्ड बताइए। कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के अलावा एक सभा पिपरिया में करते हैं। मेरा प्रदेश अध्यक्ष पूरी 29 लोकसभा में घूमा है, तब ये परिणाम आए। आपके दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने एक एक लोकसभा के अलावा किस क्षेत्र में गए हैं, जरा आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि आप जो कह रहे हैं कि सब एक है। आपके जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष खुद के विधानसभा चुनाव में कहते थे पार्टी का ही तेल लेने, ये उनके संगठन के प्रति निष्ठा है। और आप कह रहे हो कि अगर हारती है तो जनता के साथ अन्याय होगा। जनता के वोट जो है, जनता के वोट से ही जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस है और जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस के निठल्ले नेताओं के पास ना तो नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। तो जब ये लोग जाते हैं, अब आपको सारे लोग दिख रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना के अलावा ग्वालियर भी गए, मुरैना भी गए, कई जगह गए, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। दिग्विजय सिंह क्यों नहीं गए? कमलनाथ जी के तो बेटे चुनाव लड़ रहे थे, कमलनाथ जी क्यों नहीं गए अन्य लोकसभा क्षेत्र में? बैतूल को वो अपनी विरासत बताते हैं, कभी वो बड़वानी को बताते हैं, आदिवासी अंचल को बताते हैं। दिग्विजय सिंह तो पूरे प्रदेश के नेता रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कितनी लोकसभा क्षेत्र में? भोपाल लोकसभा पिछले उनकी कर्मस्थली थी, पिछला चुनाव लड़े, भोपाल में कितने दिन आके उन्होंने प्रचार किया? राम पांडे जी जरा आप आंकड़ों से बात करिए, आप बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, कांग्रेस के अन्य लोगों की तरह नहीं है, आपका बड़ा सम्मान है, तो थोड़ा सा जरा आंकड़ेबाजी में इतना रखें कि एक तरफा आंकड़ेबाजी ना करें प्लीज। जवाब दीजिए डॉक्टर राम पंडित जी। जी अब मुझे ये बताइए, जीतू पटवारी जी किस सीट पर नहीं गए? अरुण यादव जी किस सीट पर नहीं गए? उमंग सिंगार किस सीट पर नहीं गए? हमारे सारे नेता जिसकी जहां जरूरत थी सब पर गए हैं। तीनों युवा नेता हैं। आपके यहाँ तो 75 पार के बाद रिटायर कर दिया जाता है, 400 पार 75 पार आपका डायलॉग है। नरेंद्र मोदी जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, वो किसी कर्म के नहीं रहेंगे, वो आप उनको आड़माड़ी बना दोगे, क्योंकि ये आपने कहा है 75 पार के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के नेता को घर बैठा देंगे। उमा भारती तो पूर्व मुख्यमंत्री है ना, वो क्यों नहीं आपने उनको बनाया? आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जिंदा है तो वो उमा भारती के कारण है। उमा भारती कहीं नहीं दिखाई दी, वो केवल शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकती रही। उमा भारती का आपने कितना अपमान किया। आप बताइए कौन सा बड़ा नेता आपके मध्य प्रदेश में गया जो सीनियर नेता हो? आप बताइए। प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रभात झा आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रभात झा तो ग्वालियर में ही नहीं निकले, वो ग्वालियर के रहने वाले ग्वालियर में नहीं निकले, वो आप 29 सीटों पर वो प्रभात झा जी के जाएंगे, वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं ना। अनूप मिश्रा कितनी बार मंत्री रह चुके हैं, कितनी बार सांसद रह चुके हैं? बताइए अनूप मिश्रा मध्य प्रदेश के कितने बड़े नेता है? अनूप मिश्रा कहाँ मध्य प्रदेश में दिखाई दिए? तो हमारी पार्टी के नेता उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, अरुण यादव, अजय सिंह, जितने भी नेता है जहां जिसकी जरूरत है, दिग्विजय सिंह जी ने संगठन को जितना समय दे सकते हैं। ग्वालियर में 10 मीटिंग तो मैं देख चुका हूं उनकी लोकसभा चुनाव के दौरान। आप कहते हैं दिग्विजय सिंह जी कहीं नहीं गए, ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहां दिग्विजय सिंह जी। ठीक है डॉक्टर राम पंडित जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस समय मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की प्रतिक्रिया आ रही है, दर्शकों को सुना देते हैं क्या कह रही है कंगना रनौत। खैर वो तो अब इस तरह की जो है वो ओछी बातें करने का उनको खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। किसी महिला के बारे में इस तरह की ओछी बातें करना, तो वो तो आज साफ हो रहा है। जिस तरह से हमें लीड मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है मंडी क्षेत्र से, तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहां तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी। और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और बता दें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी नतीजों के दिन अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है मीडिया से, आपको सुनाते हैं। मैंने कहा ना 30+ हम 30 से भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। अभी भी आगे पीछे चल रहा है।
20-20 लाख वोट की गिनती होती है, 20-20 लाख वोटों की, तो अभी बताना मुश्किल है। सुप्रिया सुले जी 1.5 लाख वोटों से जीत रही है। मैंने इतना ही कहा है, पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन को सक्सेस या यश मिल रहा है, उनके कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी नेता थे, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी है, तेजस्वी यादव जी है, अखिलेश यादव जी है, ममता जी है, हाँ, सभी नेता हम एक साथ रहे, हमने एक साथ काम किया। शरद पवार साहब है, लेकिन राहुल गांधी ने जो तूफान खड़ा किया, जो आंधी खड़ी की, आप उसका परिणाम देख रहे हो कि कांग्रेस ने 150 सीट तक अपनी छलांग मारी है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ही हम बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस 150 की छलांग मार रही है तो हमारा इंडिया ब्लॉक जो है वो बहुमत की ओर जा रहा है। राहुल गांधी देश के नेता है। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे कुछ देर पहले की प्रतिक्रिया है, जब 150 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने पार किया था। अनिल जी, आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। महाराष्ट्र के संदर्भ में संजय राउत ने कहा कि 30+ आएंगी, और इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आंधी चली है उसकी बयार पूरे देश में है। तो क्या मानते हैं कि इस बार जो पिछला कार्यकाल था राहुल गांधी का बतौर नेता के तौर पर, अपनी बात अपनी यात्रा के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा पाए राहुल गांधी गठबंधन के माध्यम से? देखिए, इनका जो मैनिफेस्टो था, इनने जो 5 गारंटियां इन्होंने दी थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी थी महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की। वह एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर पूरे भारत में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया रही है। अब रहा सवाल राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने सभाएं ली हैं, राहुल गांधी ने यात्रा भी की है, और पर्टिकुलर महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि वहाँ पर जी। जो दोनों सेनाओं में जो झगड़ा हुआ है, उसमें जो बेसिक सेना है उद्धव ठाकरे वाली, उसको लेके जो है लोगों की सिंपैथी थी, और उस पर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अब वहाँ महाराष्ट्र में जो बम्बई है, मुंबई में 5 या 7 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ तो शिवसेना का जबरदस्त दबदबा रहता है, उद्धव ठाकरे वाली सेना का, मतलब बाल ठाकरे वाले जो लोग हैं उनका। बाकी पूरे महाराष्ट्र में है इनका अपना शिंदे जी का, अलग अलग जाति समीकरणों के हिसाब से। तो वहाँ बीजेपी बहुत कमज़ोर सिद्ध हुई है। जो कुछ भी मामला बन रहा है वो दोनों शिवसेना के साथ बन रहा है, और एनसीपी भी वहाँ कमज़ोर ही साबित हो रही है। उनका भी वोट परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पर अभी। और ये अभी तो शुरुआत में रुझान है। निरुपम वो ठीक कह रहे थे कि भाई अभी तो 20-20 लाख मत गिने जाने हैं, ऊपर नीचे मामला होगा। तो जब तक 4 बजे के आसपास ये स्थिति स्थिर हो जाएगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार गया है। जिस तरीके से अभी एनडीए का जो है जी 293 हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है जी, 293 पर, तो ये ठीक है कि एक अच्छी सरकार बनाने का उनको एक मौका मिला है, और एक अच्छा विपक्ष जो है 230, 232, 235 के आसपास जाके टिकेगा। तो ये भी एक अच्छा संकेत है भारत के लोकतंत्र के लिए जी, कि विपक्ष भी तगड़ा है और सरकार भी तगड़ी है। 2 पहलवान अखाड़े में रहेंगे तो उससे जनता का भला होगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। क्या मानते राजेंद्र जी, इस बार जो 400 पार का आंकड़ा दिया था बीजेपी ने, अभी 293 पर एनडीए फिलहाल टैली पर चल रही है। क्या लगता है कि शाम तक ये जो संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी आंकड़े से काफी दूर है पार्टी? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आप, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जब लक्ष्य दिया जाता है कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए, तो 400 पार का लक्ष्य दिया था। और आप भी जानते हैं, कारपोरेट हो या कहीं भी हो, पार्टी में भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 400 की ही बात की थी। तो अगर हम 300 प्लस भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम है जी। 300 प्लस में भी सरकार एक स्टेबल सरकार बनती है। और जहां तक विपक्ष की बात, मैं विद्वान पत्रकार जी से जानना चाहूंगा, अभी तो इन्होंने गठबंधन कर ली है, लेकिन अब ये जब सरकारें प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट क्या एक रह पाएंगे? क्या पंजाब में आप और कांग्रेस एक रह पाएगी? क्या दिल्ली में कांग्रेस और आप एक रह पाएगी? तो ये भी है, सपा, बसपा, कांग्रेस क्या यूपी में एक होकर चुनाव, विधानसभा के समय आप आने वाले चुनाव में देखिएगा, ये विपक्ष का जो कुनबा एक मोदी जी के खिलाफ एकत्रित हुआ था जी, ये एक मौका
तो लोगों का जेल वाले और बेल वालों का जो गठबंधन हुआ था, ये अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा, इनमें ये एक दूसरे पर ही आरोप लगाएंगे कि इनके कारण हम हार गए, इनके कारण हम हार गए। तो ये जो एक मौका परस्त लोगों का सिर्फ इसलिए कि मोदी जी के इतने विराट व्यक्तित्व के सामने ये सब बोने साबित हो रहे थे, तो इन सब ने एक के कंधे के ऊपर दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़कर एक प्रयास किया था, जिसमें ये सफल तो नहीं हुए, लेकिन अब ये सब धाराशायी होंगे। आने वाले 6 महीने, ज्यादा समय नहीं रहेगा, 6 महीने के अंदर ही आप देखिएगा कि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना ये किस तरीके से टूटता है। डॉक्टर राम पंडित जी, जवाब दीजिए, गठबंधन के भविष्य को लेकर अभी से बीजेपी ने एक फोरकास्ट कर दिया है कि अगर हार गया विपक्ष तो सीधा जो ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाएगा। देखिए, विपक्ष जेल जाने से नहीं टूटा, पार्टियों को तोड़ने से नहीं टूटा। आपने विपक्ष को तोड़ने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला, आपने विपक्ष को तोड़ने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला, आज वो दोनों जेल में हैं। आपने विपक्ष को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, जो आप ही कहते थे कि वो प्योर हिंदूवादी पार्टी है, तो आप हिंदूवादी पार्टी के नहीं हुए, आप हिंदू उद्धव ठाकरे के नहीं हुए। उनके पिताजी बाल ठाकरे हिंदुत्व के, हिंदू के प्रतीक माने जाते थे। आपने बाल ठाकरे को धोखा दे दिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन ली, तब इंडिया गठबंधन नहीं टूटा। आपने एनसीपी को तोड़ दिया, उसको नेचुरली करप्ट पार्टी किया। उसके जिस नेता पर आपने सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था कि 72,000 करोड़ रुपया अजीत पवार ने खाया है, आपने उसको डिप्टी सीएम बना दिया, उस एनसीपी को तोड़ दिया। शरद पवार इंडिया गठबंधन में रहे, हमारे अकाउंट आपने फ्रीज कर दिए 3 सप्ताह तक। मतलब हमारे पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए, और आप 8,000 के हवाई जहाज से घूम रहे हो, 8,000 करोड़ रुपए के। हिंदुस्तान के सारे हेलीकॉप्टर लगभग आपने बुक कर रखे थे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने चंदा लिया, जो गाय भैंस काटते हैं उन कंपनियों से आपने चंदा लिया, जिन कंपनियों पर ईडी की जांच चल रही है उन कंपनियों से आपने चंदा लिया। तो आपने तोड़ने के लिए, विपक्ष को तोड़ने के लिए जेल, डंडा, पार्टी तोड़ना, पता नहीं क्या क्या कर लिया। और अब तो विपक्ष आपसे ज्यादा सीट लेकर जा रहा है, तो अब तो टूटने का कोई सवाल नहीं है। और अभी आपके सामने संजय राउत जी स्वयं ने कहा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो तूफान खड़ा किया, राहुल गांधी जी ने जो नेतृत्व प्रदान किया, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हमारे गठबंधन के सदस्य संजय राउत जी स्वयं आपके सामने कह रहे हैं। वहीं केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी ने मंच से कहा, राहुल गांधी जी ने, कि इस बार मेरा वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिए। तो जब हमारा गठबंधन ऐसी विषम परिस्थितियों में नहीं टूटा, तो आपके जो 40 गठबंधन है उसमें आप 4 के नाम बता दीजिए, कौन से वो 40 गठबंधन है। वो बेचारे अब जो नीतीश कुमार हैं या ऐसे आपके हैं, वो लोग वापस हमारे इंडिया गठबंधन में आने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो आप उनको संभाल के चलिए, जो 40 आपके साथ में है। यदि राष्ट्रपति ने आपका साथ नहीं दिया तो 40 में से 39 हमारे यहाँ आने के लिए बैठे हुए हैं। जवाब दीजिए राजेंद्र जी, क्या इस बात की खबर है आपको? भाई, ये आप सपना अभी भी क्यों देख रहा हो कि सरकार इंडिया की 200 और 300 के बीच में 100 सीट का अंतर है, ट्रेंड में भी। जी अरे डीवी लाइव देखिए, डीवी लाइव पर हम आगे चल रहे हैं। डीवी लाइव न्यूज चैनल देखिए, उस पर हम आगे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो किसी चैनल पर एनडीए आगे चल रहा है, किसी चैनल पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये तो चैनल के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब टीवी लाइव पर इंडिया गठबंधन आ गया है, तो मैं तो उसको देख कर बता रहा हूँ। टीवी लाइव बता रहा है जो करीब 295 सीटों पर आ गई है। क्योंकि मतगणना जारी है, ऊपर नीचे होंगे आंकड़े। राजेंद्र जी आपकी बात पूरी करेंगे। जी हाँ, तो हम किसी भी चैनल की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो आप किसी चैनल का उदाहरण पेश कर रहे हैं, मैं किसी चैनल का उदाहरण। डॉक्टर राम पंडित जी, उनसे पहले जवाब ले लेते हैं। जी आपकी बात रखे राजेंद्र जी। 300 200 अभी वो बात कर रहा हूं मैं जी। अगर कम होंगे तो इंडिया के भी तो कम हो सकते हैं। हो सकता है 300 का आंकड़ा 350 पहुंच जाए। जी।
आप यही क्यों 200 और 300 जो अभी ट्रेंड दिख रहा है उसमें तो इंडिया गठबंधन बहुत पीछे है। एक चीज, दूसरी चीज आपने कहा जरा केजरीवाल जी की वो बाइट भी तो निकालिए जिसमें वो कांग्रेस नेताओं की लिस्ट पढ़ते थे कि ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत मैं जेल भेज दूंगा। और जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप तो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने की बात, उन्होंने कहा नहीं अभी हमें मोदी जी से लड़ना है इसलिए हमारी मजबूरी है साथ रहना। ये उनकी ऑफिशियल बाइट है केजरीवाल की कि अभी हमें मोदी जी से लड़ना है इसलिए हमारी मजबूरी है कि सब लोग साथ रहेंगे। ये केजरीवाल जी की ऑफिशियल बाइट है और ऑफिशियल पीसी सर के पास भी रिकॉर्ड में होगी। वो लिस्ट पढ़ते थे कि कांग्रेस नेताओं को मैं 6 महीने में जेल भेज दूंगा दिल्ली में। तो ये बातें जरा करते हैं आप राजनीति में तो इतना भी ध्यान रखें। ये चाहता हूं कि हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर पाए। हमारी जो सोच थी उसके अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिल पाए, इसलिए शायद 400 पार की जगह हम 350-300 के बीच में रह रहे हैं। तो ये चीज स्वीकार करना सीखिए राम पांडे जी, अभी भी दिव्य स्वप्न मत देखिए आप। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, जवाब दीजिए, क्या ये जो गठबंधन है मजबूरी में किया गया गठबंधन था? नहीं, केजरीवाल जी ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये कहा था कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाए गए संविधान को बचाना है जी। हमें जो हमारे देश के लाखों लोग शहीद हो गए, लाखों क्रांतिकारी हमारे जेल में गए, उसके बाद हमें 500 साल के बाद जो अंग्रेजों के 200 साल और 300 उधर के साल, तो उसके बाद जो आजादी मिली थी उस आजादी को बचाना है। जो तानाशाही चल रही है, जो देश हिटलर की दिशा में जा रहा है, मुसोलिनी की दिशा में जा रहा है, उसको रोकना है। जब देश बचेगा तब तो हम शिक्षा पर काम करेंगे, देश बचेगा तभी तो हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे, देश बचेगा तभी तो हम गरीबी उन्मूलन पर काम करेंगे, देश बचेगा तभी तो नौकरियां काम करेंगे। तो हम देश बचाने का काम कर रहे हैं, आप देश बेचने का काम कर रहे हैं। तो जब देश को आप बेच रहे हो, देश की जो कंपनियां अरबों खरबों की आप औने पौने दामों पर बेच रहे हो, जिस देश को बनाने में 70 साल लग गए, आप उस देश को बेच रहे हो। तो केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी की पहली प्राथमिकता है कि देश को देश बेचने वालों से बचाया जाए। देश की जो कंपनियां बेची जा रही हैं, देश के लोगों को जो गरीब बनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि देश के लोग 5 किलो राशन नहीं, 500 किलो राशन वो खुद अपनी जेब से पैसा निकालकर और खरीद कर लाएं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा देश बने कि 5 किलो राशन के लिए भी हमारे 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगना पड़े। तो पहली केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, खड़गे जी, सबकी ये प्राथमिकता है कि देश तो बचना चाहिए। आप ये झूठे राष्ट्रवाद, अखंड भारत, पाकिस्तान, मुस्लिम, ऐसा झूठ जो बोलकर जो आप जनता को गुमराह करते हो। आप कहते हो 15 लाख काला धन आएगा, एसआईटी गठित कर दी है, मुझे काला धन लेना आता है, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। तो ऐसे ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी लोगों से देश को बचाना है, देश को शिक्षा के रास्ते पर ले जाना है। आप देश को पाखंड के रास्ते पर ले जा रहे हैं, देश को अंधविश्वास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। देश को पाखंड और अंधविश्वास के रास्ते पर ले जा रही कह रही डॉक्टर राम पांडे जी। इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा राजेंद्र जी से। फिलहाल अनिल जी का रुख कर रहे थे। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर ये जो विभिन्न पार्टियां एक साथ आई और मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया गया, क्या इसका फायदा कांग्रेस को किसी रूप में हुआ है? और आज जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं कि 295 पर फिलहाल एनडीए, माफ कीजिए 228 पर इंडिया जो है वो फ्लॉन्ट कर रहा है, तो क्या आपको लगता है इसी का ये नतीजा है? अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो क्या ये फिगर हो सकता था? नहीं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो ये फिगर नहीं होता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि ये जनादेश जनता ने दिया है। आपके इन मुद्दों में, जिस मुद्दों का आप बखान कर रहे थे कि राहुल गांधी ने यात्रा कर ली, इन्होंने कर दी, ये मोदी की इनकम्बेंसी फैक्टर का नतीजा है जो आपको इस मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दिया उन्होंने जी। 228 अभी जो हमारे स्क्रीन में दिख रहा है, और अंततः आपने जितने भी मुद्दे गिनाए हैं उस हिसाब से अगर होता तो इनको 295 सीट नहीं मिलना चाहिए थी, लेकिन जनता ने उनको दिया है।
तो कुछ तो जनता ने उनको दिया है, कुछ आपको दिया है। ये दोनों जनता ने दिया है, ना आपके मुद्दे चले हैं ना उनके मुद्दे चले हैं। अब सवाल ये है कि मोदी ने जो आखिरी में जाके हिंदू मुस्लिम कहा है, ये थोड़ा सा उनको भारी पड़ा है और उस चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया जिसको कुछ लोगों ने नहीं चाहा है। अब पूरा चुनाव का सिनेरियो देखा जाए तो इसमें शहरी मतदाता नहीं निकला है मतदान करने के लिए, सारा खेल हुआ है ग्रामीणों से और महिलाओं से, मतदाताओं से। तो इसका भी असर पड़ा है भाजपा को और निश्चित ही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर इनका प्रदर्शन ठीक होता तो ये 400 पार जा सकते थे। लेकिन फिर भी चलिए, सरकार तो ये बना ही रहे हैं और सबसे बढ़िया बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि विपक्ष भी मजबूत है, कमजोर नहीं है, इसलिए लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ है। ये जनता ने किया है, ना कि नेताओं ने किया है। जनता ने अपने स्वविवेक से ये मतदान किया है। ठीक है। और इस बीच हम बता दें कि राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भी नतीजों के दिन को लेकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्या आपत्ति लिखी इसमें सील मैच नहीं हो रही जी, आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग रखवाई, केवल एक पोलिंग पे हो, 2 पोलिंग सर। बाकी अगर आगे की बात वहाँ से अभी कुछ शिकायत है। राज बब्बर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं, फिर लौटेंगे पैनल में। सुचारू रूप से चल रही है। कहीं एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को, बहुत तरतीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है, तो जो भी आगे चल रहे हैं जनता का जनादेश है, जनता आगे चल रही है, राज बब्बर ने ये कहा है। डॉक्टर राम पंडित जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं, जैसे कि अनिल चौबे जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस अकेले अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव में उतरती तो ये जो फिगर आया है अभी तक 228 का, उस आंकड़े तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाती? 543 पे लड़ ली, वो तो विश्व गुरु है, विश्व में डंका है। मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं। देखा जाए तो 543 सीटें आनी चाहिए थी यदि विष्णु के अवतार हैं तो। कई मंदिर उनके बन चुके हैं हिंदुस्तान में, पूजा होती है उनकी जी, आरती होती है। तो जब भगवान उनको आप बना रहे हो तो ये भगवान का कितना बड़ा अपमान है कि भगवान 543 सीट पर भी मतलब आप उनका इतना भगवान का आपने अनादर किया है कि आप क्यों नहीं लड़े 543 सीट पर। मुझे लगता है बीजेपी 400 कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ये अपनी पार्टी की प्लानिंग रहती है, स्ट्रेटेजी रहती है कि कौन सी सीट पर लड़ना है, कौन सी सीट पर नहीं लड़ना है। तो ये पार्टी डिसाइड करती है कहाँ कितना लड़ना है और कैसे पार्टी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और जब गठबंधन हुआ है तो गठबंधन का धर्म निभाना है और कांग्रेस तो कम सीटों पर लड़ी है, हम तो गठबंधन के लिए इससे भी कम सीट कर देते। हमारा तो दिल बड़ा है, हमारा था कि हम मिलकर लड़ेंगे, भले ही हमें कम सीटों पर लड़ना पड़े, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। 5 उंगलियां साथ में होती है तो वो ज्यादा दमदार होती है और 5 उंगलियां अलग अलग हो जाए तो वो ताकत कम हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है। तो हम लोग ताकत से लड़े और आज बराबर पे है और सरकार किसी की भी बन सकती है। लगभग बराबर सीटें दोनों की चल रही हैं। ठीक है, इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं और नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शानदार जीत हुई है। गांधीनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जीत हुई है। नतीजे आ गए सीट के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जीत हुई है। गुजरात गांधीनगर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीत चुके हैं। तो इस सीट का परिणाम अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अमित शाह की जीत हुई है। भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरे थे अमित शाह और गांधीनगर से उनकी जीत हुई है। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह ठाकुर जी लगातार बने हुए भाजपा प्रवक्ता। राजेंद्र जी, अमित शाह तो जीत चुके हैं गांधीनगर से, अब कुछ देर में वाराणसी के परिणाम भी सामने आ जाएंगे धीरे धीरे सभी सीटों पर। क्या लगता है कितने दिग्गज हैं आपके जो इस बार फिर से फतेह करेंगे मैदान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी दिग्गज हो या आम प्रत्याशी हो जी, कार्यकर्ता के में
काम करता है और कार्यकर्ता के रूप में ही चुनाव लड़ता है, चाहे वो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, आदरणीय अमित शाह जी हो, या श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, या मेरे यहाँ से दर्शन चौधरी जी हो। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो देश के सबसे बड़े नेता हो या नीचे कोई कार्यकर्ता के तौर पर जिसको अवसर मिला, वो सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मैं जो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल कम से कम 250 से ऊपर और 300 के ऊपर हम लोग जो है एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनने जा रही है। अब जो राम पांडे जी अभी पूर्व में बात कर रहे थे कि संविधान बचाने वाली बात, जरा ये बता, कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संशोधन करके दूसरों के आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया जाता। आपके ही नेता कहते हैं कि हम संपत्ति विरूपण लाएंगे। तीसरी और बड़ी बात, आप जो कह रहे थे देश बचाने वाली बात, आपके ही केंद्रीय नेता पाकिस्तान की वकालत करते हैं सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक चैनलों पे, जबकि बिना मुद्दे, उस समय कोई मुद्दा भी नहीं था, पर वो कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान के साथ हमें अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, पाकिस्तान गलत नहीं है। तो जरा आप देख लीजिए आपके केंद्रीय नेता और आपके बीच में कितना विचारों के बीच में वो है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज को चुनाव के दौरान प्रभावित करने के लिए, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे, वकालत ये कर रहे थे कि हम संपत्ति में से सबको लेके जो गरीब, आपने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। ये सब चीजें जनता जानती है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की पैरवी तो ना करें आप। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी जैसे नेता होना चाहिए, कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को हमें अच्छे से रखना चाहिए, पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो रोज सर काटे जाते थे, पाकिस्तान रोज हमला करता था, वो आपको बहुत अच्छा लगता था। आज देश में अगर शांति है, आप विपक्ष में, और जो इंडिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है एनडीए सरकार, उसने 10 साल में सीमा पे अपना बल दिखाया, वैश्विक रूप से भारत मजबूत हुआ है, उससे आपकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आपका तो पाकिस्तान। जी ठीक है राजेंद्र जी, अब एक फाइनल कमेंट अनिल जी से ले लेते हैं। अनिल जी, लगभग 290 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर अभी फिलहाल आ गया है। 12 बज चुके हैं, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग को। क्या लगता है कि अभी और नतीजों के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत है, या फिर ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि नतीजे क्या होंगे? देखिए, अभी जो होगा मामला वो होगा 2-2.5 के आसपास। जी, हर लोकसभा में 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है, और 50% भी अगर मतदान हुआ या 60% भी मतदान हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 से 9 लाख मतदाता की गिनती होनी है। जी, अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, 300 के पार चला जाएगा हो सकता है एनडीए का, और इनका भी बढ़ेगा, दोनों का। जनादेश इतना बढ़िया मिल रहा है, मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है कि एक तरफ एकदम बैलेंस चल रहा है मामला जी, कि इनको सरकार बनानी है, इनको विपक्ष में रहना है, ये करीब करीब जनता ने तय कर दिया है। तो 300 के आसपास, 300, 305, 307 के आसपास एनडीए जा सकता है, और इंडिया गठबंधन भी करीब 250 के आसपास पहुंच जाएगा। बहुत कम मार्जिन रहेगा दोनों के बीच में, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ और देर हमें प्रतीक्षा करनी होगी नतीजों के इंतजार के लिए, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो घटते बढ़ते क्रम में है, लेकिन एनडीए को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिल चुका है अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की चर्चा के बाद अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह राठौर जी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, अभी 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर, वो क्या कहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि विपक्ष यहां पर काफी मजबूत स्थिति में चल रहा था, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो क्या बता रही है? क्या अभी भी बढ़त बनाए हुए विपक्ष? एक्चुअली जो एक साइलेंट वोट था, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो साइलेंट वोट जो है वो चला गया है इस समय इंडी गठबंधन के साथ, और उस साइलेंट वोट जो इंडी गठबंधन के साथ गया है उसका असर जो है
आपको पूरे रुझान में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जहाँ पे ये सोच रहे थे कि हम 70+ सीट ले लेंगे, बीजेपी सोच रही थी कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो 70+ सीट ले लेगा, लेकिन अब आप रुझान देख रहे हैं इसमें 43 जो है एनडीए गठबंधन के पास है और एनडीए के पास केवल 35 सीट्स हैं, 2 अदर्स का आ रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो कुछ बयान जो दिए, जो मुझे लगा कि कुछ उसका असर काफी हुआ, क्योंकि लल्लू सिंह जी का वीडियो आपके टीवी 24 पे भी एक दिखाया गया था, जो यहाँ यूपी से ही आया था। इसमें लल्लू सिंह जी ये बोल रहे हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान में संशोधन करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये वहां पे वायरल हो गई। जो अयोध्या फैजाबाद जनपद है, अयोध्या में उनकी सीट पे ये छोटी जो जातियां हैं उनमें ये पहुंच गया कि 400 सीट आ गई तो ये संविधान बदल देंगे। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है, हम लोग जब गए भी थे वहां पे तो उसको वहां पे देखने को मिला। जो छोटी जातियां थी वो ये संविधान बदल देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी जो जातियां थी उन्होंने इंडी गठबंधन को वोट कर दिया, इसलिए कि कहीं संविधान ना बदल दे। कहीं ना कहीं इस चीज का असर देखने को मिला। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से केवल यादव के 5 कैंडिडेट उन्होंने दिए, मोहम्मदन के उन्होंने केवल 4 कैंडिडेट दिए, उसका असर आपको इस चुनाव में देखने को मिला कि उन्होंने दूसरी जातियों को नेतृत्व दिया, दूसरी जातियों को उन्होंने टिकट दिया। अब आप बलिया में देख रहे हैं जहां पर फाइट चल रही है, नीरज शेखर जहां प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे लड़ रहे हैं, जो सब लोगों को लग रहा था कि बड़ी कंफर्टेबली वो जीत जाएंगे, लेकिन वहां पे सनातन पांडे वहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, ब्राह्मण चेहरा दे दिया। अब हुआ क्या कि मोहम्मदन और यादव और जो दूसरी जाति थी वो उनका वोट मिल गया, प्लस ब्राह्मण का उन्होंने वोट ले लिया, वो इस समय आगे चल रहे हैं। यही सारा समीकरण हर सीट पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं अभी कहूंगा अभी कई सीटों पे बिल्कुल नेट टू नेट फाइट चल रही है। अभी सारी पिक्चर 3:30 बजे क्लियर होगी, क्योंकि जब एक तरफा चुनाव होता है तो 12-1 बजे तक ये क्लियर हो जाता है कि कौन आगे कौन पीछे। अभी आपको कुछ सीटें कोई 2000 से, कोई 1000 से, कोई 3000 से, एक लोकसभा में लगभग 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख ऐसे वोट पड़ता है। तो इतना वोट काउंट होने में अभी तो काउंटिंग ही हुई, जाके 1.5 लाख वोट की काउंटिंग हो गई है। तो अगर अभी जाके अभी बहुत जल्दी मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से नेट टू नेट फाइट हो रही है, कि ये टैली चेंज हो सकती है, हो सकता है कि इसमें काफी बदलाव आ जाए। लेकिन हाँ ये जरूर है, ये रुझानों से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी का को जनता ने वोट किया हुआ है और जनता ने छोटा वोट, उनका वोट पूरा इकट्ठा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो अति उत्साह में रहे, जो उनका वो जो आप फिगर देख रहे हैं 35 सीट्स पे देख रहे हैं, और वो इनका अति उत्साह में उन्होंने बहुत ज्यादा बोला और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप रिजल्ट देख रहे हैं। और दूसरा देखिए, जैसे अभी मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं, वहाँ 1 लाख राजपूत वोट है। उन्होंने राजा भैया के बारे में कुछ अपशब्द बोले थे, हुआ ये कि उसका एकदम रिएक्शन हुआ और वहां पे जाके राजपूत वोटों ने, मुझे लगता है, अनुप्रिया पटेल को वोट नहीं किया, कि राजा भैया के समर्थक वहां जाके उन्होंने कंपेन किया, करणी सेना ने कंपेन किया। अंत में हुआ ये है कि अनुप्रिया पटेल की, मैं ये नहीं कह रहा कोई राजपूत, लेकिन ये है कि जो नरेंद्र मोदी को तो सब लोग वोट करना चाह रहे थे, जो मुझे समझ में देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी जी को तो किसी की कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जो प्रत्याशी थे उन सभी प्रत्याशियों से उनको नाराजगी थी, सभी प्रत्याशियों से काफी बड़ी नाराजगी थी, जिसका आपको असर देखने को मिल रहा है। सारे प्रत्याशी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। उनको केवल अपनी कंपेन करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई किसी जाति को नाराज कर रहा था, कोई किसी जाति को नाराज कर रहा था, और अंत में उसका रिजल्ट आप देख ही रहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में राजा होती है जी। और एक और सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिली है, जो लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कुछ अपना वोट खींचेगी, कुछ अपना कंपेन ऐसा करेगी या उनको कुछ वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल वोट जो है उनका मुझे लग रहा है परसेंटेज 7-8% जाएगा। इतना कम वोट परसेंटेज एक कभी जो राष्ट्रीय पार्टी रही हो बहुजन समाज पार्टी, और कभी वहां पे मुख्यमंत्री यहाँ पे 3 बार रही मायावती, उस पार्टी की ऐसी हालत पहली बार देखने को मिल रही है कि कहीं वो जो है वोट परसेंटेज भी ज्यादा नहीं आ रहा है। फाइट तो अलग बात हो गई, हर जगह उनको बहुत कम परसेंटेज मिल रहा है। इसका भी फायदा इंडी गठबंधन को मिला है। और
एक जो साइलेंट वेव थी वो तो थी, इनके साथ राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव का जो वोट था, मतलब यादव और मोहम्मदन जो एमवाई का कॉम्बिनेशन था, उन्होंने अपना एक तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज उन्होंने अपना पूरा डाला। कमी होने के बावजूद लोगों के अंदर एक इच्छा थी और इसमें शक्ति का असर आपको ये नंबर में देखने को मिल रहा है कि उन्होंने वोट पूरे डाले। वोट परसेंटेज जो डाउन हुआ तो एनडीए के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे 400 पार का नारा दिया, और मुझे लगता है वो बैक फायर कर गया। 400 पार का नारा अगर ना देते तो मुझे लगता है यूपी में ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यूपी और बिहार मिला के 80 और 40 120 सीट जो है यूपी बिहार से ही हो जाती है हिंदी रीजन में। यहाँ से जो जीतेगा उसका सीधा इफेक्ट जो है, जो टोटल जो सीट्स आएंगी उस पर असर पड़ता है, क्योंकि इतनी 80 सीट और 40 सीट मिला के और पश्चिम बंगाल को और मिला लीजिए तो जाके 160 सीट लगभग जो हो गई हैं। 160 सीटों में अगर कोई पार्टी उसमें 70% या 80% सीट ले लेती है तो नेचुरल लेवल की सरकार बनाएगी और उसकी नंबर टैली में वो बहुत ऊपर आ जाएगी। तो अब रणनीति के हिसाब से कहें या जो भी कहें कि इस समय अखिलेश यादव ने बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके कन्नौज में पर्चा भरा, उससे मोमेंटम उन्होंने वहां बना दिया। आसपास की सीट इटावा लोकसभा सीट से रामचंद्र कथेरिया बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे। उन्होंने कई फ्लाईओवर बनवाए, कई ट्रेन उन्होंने इटावा में रुकवाई, लेकिन वहां कोई काम आया नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थियों की भी मीटिंग की थी, जो लाभार्थी थे जिनको मकान मिले थे, राशन मिला था, उन लोगों का भी मुझे लगता है कि बहुत असर देखने को मिला नहीं, वोट हुआ नहीं, वोट निकाल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उन्होंने वोट परसेंटेज उन्होंने बहुत डाउन कर दिया और उनका वोट निकला नहीं, एनडीए गठबंधन का वोट पड़ गया, जिसका असर ये हुआ जाके। जी शत्रुघ्न जी, एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी जानना चाह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभाओं में विपक्षी दलों को लीड है, यानी सपा और कांग्रेस को, उनकी